हेलो फ्रेंड्स, मैथ से मोरसिया में आपका स्वागत है। हम लिमिट्स पढ़ा रहे थे, लेकिन लिमिट्स को हमने कुछ समय के लिए पॉज कर दिया है। इधर 10th और 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया है। क्लास 10th के लिए जो मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं बता रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे। साथ ही साथ हमने बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम में 20 नंबर के आते हैं उसको हमने बता दिया था। तो इसी क्रम में हम अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। और ये है 6 क्वेश्चंस आते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, तो 12 नंबर का कुल मिला करके अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आइए हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न जो क्लास 10th मैथ्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ज्ञात कीजिए कि संख्या 987/10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए कि ये शांत क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। उसके बाद में हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको मालूम है कि कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी होती है, P/Q, P/Q के रूप में लिखी होती है और Q ≠ 0, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं, P और Q पूर्णांक होते हैं, बिलोंग्स टू I होते हैं, तो ये परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? शांत दशमलव संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो शांत दशमलव संख्या है क्या? जैसे 5/2 लिखा हुआ है, जब हम इसको 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 1 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, ये पूरी विभाजित हो गई है पॉइंट में, तो ये 2.5 आया। तो ये 2.5 जो है ये शांत दशमलव संख्या कही जाती है, क्योंकि ये पूरी तरह से पॉइंट लगाने के बाद में विभाजित हो जा रही है। और एक होती है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती क्या होती है? जैसे मान लीजिए 1/3 है, तो 1/3 ये P/Q के फॉर्म में है। P और Q दोनों पूर्णांक हैं, हर यहाँ भी 0 नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अब जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 को, तो सबसे पहले हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे, तो 3 3 जा 9, फिर 1 निकलेगा, पॉइंट लगा हुआ, तो फिर 3 3 9 पढ़ेंगे 0 बढ़ा करके, और इस तरह से फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9 पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि डॉट 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 एंड सो ऑन जाएगा। तो 0.333 ये 333 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं। 3 3 3 रिपीट कर रहा है, या 2 5 2 5 2 5 इस तरह से रिपीट करे, तो हम इसको अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं। शांत को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो चाहे P/Q के रूप में लिखी हो, चाहे शांत दशमलव संख्या हो, और चाहे अशांत आवर्ती हो, ये तीनों ही संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के फॉर्म में नहीं होती है। जैसे √2 है या फिर पाई है, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं।
इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 1.414 आएगा। इसके बाद में ना तो ये रिपीट करेगी और ना ही टर्मिनेट करेगी, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होती है। पाई का वैल्यू 3.1416 होती है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो जो संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। तो जो संख्याएं अशांत अनावर्ती होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं, और जो अशांत आवर्ती होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। अब यहाँ पर कोई भी संख्या है k/2m × 5n के फॉर्म में अगर है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या अगर 2m × 5n के फॉर्म में है तो ये संख्या शांत होती है। ये संख्या, इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और अगर कोई संख्या इस फॉर्मेट में नहीं है, k/2m × 5n के फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, तो फिर ये अशांत आवर्ती होती है। अशांत आवर्ती होती है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, तो ये एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो अशांत आवर्ती होगी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगी। k/2m × 5n फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे k/2m × 5n × 3l, इस तरह से 3 पर कोई पावर आ जाए या फिर 7 पर कोई पावर आ जाए, तो इस तरह की जितनी भी संख्या होंगी वो सब अशांत आवर्ती होंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह तो लघुत्तरीय प्रश्न है, तो ये 2 नंबर के सभी प्रश्न होंगे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 987/10,500। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। सबसे पहले 987 को काट देंगे, 987 को काटेंगे 3 से, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 8, 3 9 27। अभी ये 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, तो 7 चौक 28, 4 32, 7 7 49। अब ये किसी से कट नहीं रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 3 × 7 × 47 अपान, ये है 10,500। तो इसको हम कट करेंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4 1 5, 2 छक 12, 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10, फिर 5 से कट कीजिए, 5 25, 1 26, 5 दूनी 10, 2 12, 5 25, फिर 5 से कट कीजिए, 5 एकम 5, 0 5 25, फिर 5 से कट कर रहे हैं तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 से कट कर रहे हैं, 3 7 21, फिर 7 से कट कर रहे हैं, 7 एकम 7। तो 10,500 का अभाज्य गुणनखंड आ गया, ये आ गया आपका 2 की घाते 2 हो जाएगा, इंटू 1 2 3
5⁻³ हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 बचा हुआ और यहाँ 7 बचा हुआ है। तो सबसे पहले इस 3 को इस 3 से कट कर देंगे, इस 7 को इस 7 से कट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 47/2² इंटू 5⁻3। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो संख्या है 987/10,500 ये k/2m इंटू 5n के फॉर्म में लिखी हुई है, इसलिए शांत दशमलव संख्या है। तो ये शांत दशमलव संख्या है, यही हमारा आंसर हो गया। अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं होता तो फिर ये अशांत आवर्ती हो जाता। तो यहाँ पर ये शांत है, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक आएगा ये भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम नोट डाल देते हैं, जैसे 47/2 लिखा हुआ और 5/3 लिखा हुआ, इसका हम दशमलव प्रसार चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 5/3 है, तो हम यहाँ 2 पर भी 3 घात बनाएंगे। तो इसलिए हम इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 2 से यहाँ हमने गुणा किया और 2 से हम नीचे भी गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2² इंटू 5⁻3। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 सते 14, 2 चौका 8 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2⁻3 इंटू 5⁻3। तो ये 94/। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5⁻3। हमने इस घात को कॉमन कर लिया बाहर, तो ये अब हो जाएगा 94/, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा। तो अब इस 10⁻3 का मतलब हुआ कि 1 के बाद में 3 जीरो, यानी 94/123। तो भाग करने का 10 से भाग करना है, 100 से भाग करना है, 1000 से भाग करना है, तो जितना जीरो होता है पॉइंट के बाद में उतना ही अंक होता है। तो 2 अंक यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.094। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इसका प्रसार दशमलव के बाद 3 अंकों तक है। तो इसका शॉर्टकट ये है कि 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में है। तो इन दोनों में से जो घात बड़ी होती है, दशमलव प्रसार दशमलव के बाद में उतने ही अंक तक होता है। जैसे यहाँ पर 2⁻2 है और यहाँ पर 5⁻3 है, तो ये 3 इस 2 से बड़ी है, तो इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार दशमलव के बाद 3 अंकों तक होगा। दूसरा एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए 7/2⁴ लिखा हुआ है इंटू 5⁻2 है, तो इसका दशमलव प्रसार 2⁴ लगा हुआ, 5⁻2 है, तो यहाँ पर ये बड़ी है, 4 बड़ी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार 4 अंकों तक होगा। तो इसका दशमलव प्रसार 4 अंकों तक होगा। दशमलव प्रसार 4 अंकों तक होगा। अभी कैसे होता है इसको भी आप समझ सकते हैं। 7/2⁴ लिखा है, यहाँ 5⁻2 है, तो हमको 2 घात और चाहिए, तो हम 5⁻2 का मतलब हुआ 25 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 175/2⁴ हो गया इंटू 5⁻2 यहाँ पर है, 5⁻2 यहाँ पर, तो 5⁻4 हो गया। अब हम यहाँ पर 175 इसको लिख सकते हैं 2 × 5⁻4, तो ये हो जाएगा 175 10⁻4। अब ये 175/10⁻4 का मतलब 1 के बाद 4 जीरो, तो 1 के बाद यहाँ 4 जीरो है, तो 1 के बाद जितना जीरो होता है दशमलव के बाद उतना ही अंक होता है। तो यहाँ 3 अंक है, 1 अंक और होगा, तो 0.0175 ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इस तरह से बिना भाग किए हुए हम 2 की घात और 5 की घात को देख करके ये बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि दशमलव के बाद में कितना अंक आएगा। 2 पर जो घात है
मीन्स k/2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n। अगर m बड़ा है n से तो दशमलव के बाद में m अंकों तक प्रसार होगा, और अगर n बड़ा है m से तो दशमलव के बाद में n अंकों तक प्रसार होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुपद 3x² माइनस 9x प्लस 2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, कोई भी समीकरण अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की है तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा और बीटा मूल है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। मूलों का योगफल हो जाएगा, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ये मूलों का योगफल हो गया -b/a होता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो -b यहाँ पर x का गुणांक ये पूरा b है, -9/a यहाँ पर x² गुणांक a है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से कट कर दीजिए तो ये 3 आ जाएगा। मूलों का योगफल ये हमारा आंसर हो गया, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये c/a होता है, तो c यहाँ पर 2 है, c यहाँ पर 2 है, तो ये 2/3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक बहुपद है अगर हम यहाँ इक्वल 0 कर देते हैं तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है, और अगर ये इक्वल 0 नहीं है तो ये बहुपद होता है। तो अगर इक्वल 0 है तो भी यही फार्मूला है, और अगर सिर्फ ये द्विघात बहुपद है तो भी यही फार्मूला है। तो इस फार्मूले को याद रख करके इसका यूज हम द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों में कर सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, ये जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के टाइप का है। तो हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, उसका योग b के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो a 1 है, तो 1 को 10 से गुणा करेंगे तो -10 आएगा। -10 को हम तोड़ेंगे तो इसका सम जो है -3 के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 और 2। -5 और 2 का जो गुणनफल है वो -10 होता है, और -5 और 2 का जो योगफल है वो -3 होता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 5x प्लस 2x। अब देखिए -5x प्लस 2x -3x के इक्वल है, -10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x -5 बचेगा, और यहाँ से +2 कॉमन करेंगे तो x -5 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x -5 कॉमन हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट में x + 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर ये फैक्टर हो गया। जब भी इस तरह का फैक्टर होता है तो या तो ये फैक्टर 0 के इक्वल होता है या फिर ये फैक्टर 0 के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे अतः x -5 इक्वल टू 0 या फिर x + 2 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, या x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो इस समीकरण के दो मूल यही हैं 5 एंड -2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2kx माइनस c इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस समीकरण का एक मूल 3 है, तो मूल जो होता है उस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो हम यहाँ 3 को सेटिस्फाई कराएंगे। तो हमारे पास जो समीकरण है x² माइनस 2kx माइनस c इक्वल टू 0 है, और यहाँ एक मूल दिया है यानी x बराबर 3 दिया है, तो x बराबर 3 रखने पर
तो हम इस समीकरण में जहाँ x हमारा 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर माइनस 9 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 3 2 जा 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस 9 में से 6 घट जाएगा तो 3 बचेगा, 3 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। तो माइनस 6k 3 को उधर लेकर जाएंगे, माइनस 3 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 3/6। इसको कट करेंगे 2 आएगा तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, k के किस मान के लिए श्रेणी k के किस मान के लिए k+9 2k-1 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अब यहाँ देखिए k+9 2k-1 2k+7 ये एक समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। तो अगर ये समांतर श्रेणी है तो कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, इसको समांतर कहते हैं, ये इक्वल होता है। तो ये समांतर श्रेणी में है, ये एपी में है, इसलिए 2k-1 माइनस k+9 यानी इसमें से घटा देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 2k+7 माइनस 2k-1। तो इसको घटाइए, 2k-1 माइनस k हो जाएगा, -9 हो जाएगा इक्वल 2k+7 माइनस 2k और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो 2k में से एक k जाएगा तो k बचेगा, ये हो जाएगा -10 इक्वल 2k से 2k कैंसिल हो गया, 7 1 8 हो गया तो k इज इक्वल टू ये 10 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो ये 10 8 18 k का मान 18 आया और ये हमारा आंसर हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है। तो ऐसे सवालों में हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना nवां पद -150 है। 11 8 5 2 इस तरह से जाएंगे तो आगे कहीं 150 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हमको यही बताना है। तो हमने मान लिया कि nवां पद -150 है। अब ये nवां पद ये हमको मान लिया गया है तो हम n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू अगर पूर्णांक आएगा तो इस श्रेणी का ये पद होगा और अगर फ्रैक्शन में आएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर a समांतर श्रेणी का जो a है वो है 11, यहाँ से d निकालेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, 8 में से 11 घटा दीजिए, -3 आएगा, ये d हो जाएगा। तो इसलिए हम सूत्र लगाएंगे, nवां पद का सूत्र Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब Tn यहाँ पर -150 है, a का वैल्यू यहाँ पर 11 है, प्लस n का मान हमको निकालना है और d का मान है -3। तो -150 इज इक्वल टू 11 रहेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो -3n और माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इस n को इधर लेकर आएंगे तो -3n इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 3n और ये हो जाएगा 11 और 3 14 और इसको हम इधर ले आएंगे प्लस 150, इसको ऐड कर लीजिए, 50 10 60 164 हो जाएगा। तो ये 3n इज इक्वल टू 164 आया तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 164/3। अब ये 3 से कटेगा या नहीं, 3 से अगर हम 164 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 1 16 3 चौक 12 2 14, तो ये आ जाएगा 54 सही 2/3। अब n अगर 55 आता तो इसका मतलब ये होता कि 55वां पद जो है -150 होगा, या सिर्फ 54 आता तो पता चल जाता कि 54वां पद -150 है।
लेकिन n का मान फ्रैक्शन में आया तो इसलिए -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, इसलिए -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे और इस तरह के आपके 6 क्वेश्चंस होंगे। हम इन क्वेश्चंस को बता रहे हैं, इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये बेहद फ़ायदेमंद होंगे। अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में PS/SQ इज इक्वल टू PT/TR और कोण PST मीन्स ये कोण इज इक्वल टू PRQ इस कोण के इक्वल दिया हुआ, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ गया है, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहां पर ये दिया हुआ है, दिया है PS/SQ इज इक्वल टू PT/TR। जब भी किसी त्रिभुज में ये अनुपात इस अनुपात के बराबर होता है तो ये भुजा समांतर होती है। तो दिस इम्प्लाइज ST समांतर है, ये जो रेखा ST है QR के समांतर हो जाएगी, QR के समांतर हो जाएगी। ये थेल्स प्रमेय के अनुसार ऐसा हो रहा है, थेल्स प्रमेय के अनुसार ऐसा हो रहा है। तो अब ये भुजा इस भुजा के समांतर हो गई, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, इसलिए कोण PST ये जो कोण है PST, ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कोण PQR के, कोण PQR के। एक नंबर, परंतु कोण PST ये इज इक्वल टू दिया हुआ PRQ के, कोण PRQ के ये दिया है, ये दिया है नंबर 2। तो 1 तथा 2 से देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये राइट हैंड साइड इक्वल होगा। 1 तथा 2 से कोण PQR इज इक्वल टू हो जाएगा PRQ, कोण PRQ मीन्स PQR ये जो कोण है कोण PRQ इस कोण के इक्वल होगा। तो किसी भी त्रिभुज में अगर ये कोण इस कोण के इक्वल है, PQR में देखिए ये कोण इस कोण के इक्वल है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो ये होता √x1 - x2 होल स्क्वायर मीन्स 2 - 10 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये 10 मात्रक दिया तो ये 10 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 में से 10 घटाओ -8 आएगा, -8 का स्क्वायर 8 9 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a² - b² का फार्मूला अप्लाई कीजिए, तो y का स्क्वायर हो गया -2ab, तो 2 3 6y और प्लस b² 3 3 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। तब दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्क करने पर रूट हट जाएगा, तो वर्क कर दीजिए,
तो ये हो जाएगा 64 में 9 जोड़ देंगे 64 और 6 70 3 73 हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10⁻100। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y, 100 को इधर ले आइए तो -100 हो जाएगा और प्लस 73 पहले से लिखा है इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 27 माइनस 100 है प्लस 73 है तो इसमें से घट जाएगा -27 आए इक्वल टू 0। तो अब हम इस 27 को तोड़ेंगे कि इसका जोड़ -6 के बराबर आए। तो 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, 9 निगेटिव में रहेगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y और प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। देखिए -6y लाना है, -9y है प्लस 3y है तो इसमें से घटेगा -6y बचेगा। अब यहाँ से y कॉमन करेंगे तो बच जाएगा y माइनस 9 प्लस यहाँ 3 कॉमन करेंगे तो y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 3 बच जाएगा। हमको y का मान निकालना है। अब यहाँ गुणनखंड हो गया। जब भी इस तरह का फैक्टर हो जाता है तो या तो ये फैक्टर 0 के बराबर होता है या फिर ये 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे y माइनस 9 इक्वल 0 या यानी और y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा और या फिर y इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिंदुओं 1 -5 और -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मान लीजिए ये x अक्ष ये y अक्ष है। 1, -5 1 -5 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, प्लस माइनस 1, -5 कहीं यहाँ पर होगा, 1, -5 कहीं यहाँ पर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और -4, -4 -4 इधर आएगा, 5 यहाँ कहीं जाएगा, -4, 5 यहाँ पर कहीं होगा, -4, 5 जो होगा द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब इस रेखाखंड को अगर हम मिला दें तो रेखाखंड मिलाया तो x अक्ष, ये जो x अक्ष है ये x जहाँ पर कट करा तो इस बिंदु का हमको निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक जो है वो x, 0 के फार में होगा, x, 0 के फार में होगा, क्योंकि ये x अक्ष पर है, y अक्ष पर ये बिंदु नहीं है, ये x अक्ष पर बिंदु है। तो ये x, 0 के फार में होगा। अगर y अक्ष पर है तो 0, y के फार में होता है, तो ये बिंदु x, 0 के फार में होगा। और हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है x, 0 इस रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। हम इधर से k मानते हैं क्योंकि पहला पॉइंट हमारा ही दिया हुआ, तो k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु का सूत्र हम लगाएंगे। विभाजन बिंदु का सूत्र जो होता है ये होता है mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n कामा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस। यानी अंतः विभाजन का सूत्र है। बाह्य विभाजन में यहाँ माइनस होता है तो ये बिंदु अंदर है इसलिए अंतः विभाजन है। तो यहाँ पर ये जो x है इसका वैल्यू ये होता है और ये जो y है 0 इसका वैल्यू ये होता है। यहाँ जो अनुपात है m अनुपात n ये बराबर हमने मान लिया है k अनुपात 1 मान लिया है, k अनुपात 1 मान लिया है। तो ये 0 को हम इसमें पुट करेंगे तो इसलिए 0 बराबर हो जाएगा जो हमारा y कोऑर्डिनेट है ये m का मतलब हुआ k, और y2 इसको हमने x1 y1 समझा है और इसको हम x2 y2 समझ रहे हैं। तो k यहाँ पर हो जाएगा y2 का मतलब है 5 और प्लस n का मतलब है 1,
y1 का मतलब है -5 अपान k+1। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 5k -5 आएगा, 5k -5 बराबर 0 आएगा। तो दिस इम्प्लाइज ये 5 को उधर लेकर जाएंगे तो 5k = 5 आएगा। तो दिस इम्प्लाइज 5 से 5 कटेगा तो k = 1 आ जाएगा। k = 1 आ गया। अब हमको इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो हमको x का मान निकालना है। तो इसलिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा mx2 + n x1 अपान m + n के अकॉर्डिंग x बराबर हो जाएगा, m का मतलब यहाँ k है, k × x2। x2 आपका यहाँ पर है -4, ये x2 है -4 है, x2 -4 प्लस n यहाँ पर 1 है इंटू x1, x1 आपका यहाँ 1 है अपान m + n k+1। अब k का मान हम यहाँ 1 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो x बराबर हो जाएगा 1, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 × -4 + 1 अपान 1 + 1। तो ये आ जाएगा x = -4 + 1 अपान 2। अब -4 में +1 करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो k = आ जाएगा -3 अपान 2। तो यहाँ से हमने इस x का मान निकाल लिया, इसलिए बिंदु हो जाएगा, इसलिए बिंदु = हो जाएगा -3/2, 0। तो ये x अक्ष पर वह बिंदु -3/2, 0 है। आइए स्टूडेंट सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि sin थीटा 4/5 है तो 4 tan थीटा -5 cos थीटा अपान sec थीटा + 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इस तरह का कोई भी चीज़ अगर गिवन है, जैसे sin थीटा 4/5 गिवन है, तो sin थीटा ये मालूम है कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इसमें लंब आपका ये 4 हो जाएगा और कर्ण 5 हो जाएगा, इसको थीटा मान लीजिए। मान लीजिए ये ABC एक त्रिभुज है, तो इस भुजा BC को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए। BC बराबर हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, मीन से √25 -16 √9 आएगा, तो ये 3 हो जाएगा। इस भुजा की लंबाई 3 आ गई। अब हमको इसका मान निकालना है 4 tan थीटा -5 cos थीटा अपान sec थीटा + 4 cot थीटा। तो 4, अब यहाँ से tan थीटा इस त्रिभुज से देखेंगे, tan थीटा लंब बटे आधार होता तो 4/3 हो जाएगा, -5 cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 3/5 हो जाएगा, 3/5। sec थीटा cos का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा, +4 × cot थीटा ये tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब 3/4। तो इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 × 16/3 आएगा, 4 × 16/3 आएगा, माइनस ये 3 लिखा हुआ है अपान ये आपका 5/3 लिखा है और प्लस ये 3 लिखा हुआ है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 16 - 9 बटे ये 3 अपान 3 × 3 = 9, तो 5 + 9/3। अब इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 में से 9 घटा दो 7 और 9 × 5 = 14 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 7 × 7 = 7 × 2 = 14, 1/2। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर है ये मीनार, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है,
यहाँ पर कहीं अगर सन है, यहाँ पर अगर कहीं सन है, सूर्य है, तो इसकी छाया जब सन यहाँ पड़ेगा तो इसकी छाया यहाँ कहीं बनेगी। ये इसकी छाया है, ये 20√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण इस थीटा को हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम इसमें देख रहे हैं, इस थीटा को मान लें तो ये लंब बटे आधार गिवन है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा tan थीटा, इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी 20/20√3। इसको कट कर दीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, इसलिए थीटा इज इक्वल टू, अब 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अब यहाँ देखिए परिधि, वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो परिधि दिया हुआ है 44 इज इक्वल टू 2π का वैल्यू 22/7 इंटू r। तो ये 22×2 44 होता है, तो इसे कट गया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, चतुर्थांश करा तो 1/4 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/4 गुणे 22/7, r का मान 7 आया तो 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 कर देंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 11 सते 77, 77/2 सेंटीमीटर है क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आधार की त्रिज्या यानी r है 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ऊंचाई h है 12 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो L बराबर होता है, इसका फार्मूला होता √r² + h²। तो r यहाँ 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस h का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ 3.5 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी 3.5 को हम 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50-25 हो जाएगा, 5 × 15 2 17 हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा, और 3 × 3 1 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हो जाएगा, 1 1 2, और ये आ जाएगा पॉइंट। तो 12.25 आया, √12.25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 12 पर 144, और अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो 144 में 12 जुड़ जाएगा, 144 2 46, 146 10 56, 156.25। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल कर हम दिखा देते हैं, 156.25। इसका तरीका ये होता है कि दशमलव के पहले जो अंक है दाहिने साइड से पेयरिंग कर लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। तो 1 कम 1, 1 यहाँ भी लिखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं, 1 1 2 हो जाएगा। अब इस 5 6 को उतार लेते हैं, तो 3 बार अगर हम टेबल पढ़ते 3 × 3 और 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जा रहा है, 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर 2 दूना
4 हो जाएगा। यहाँ ये 2 एक बार और लिखेंगे, 2 को 2 से जोड़ेंगे 4 आएगा, और इस 2 को ऐसे लिखते हैं, इसको घटाते हैं, 6 में से 4 घटा 2 आएगा, और यहाँ पर घटा 2 1 आएगा। दशमलव यहाँ लगा, दशमलव लगा देंगे। इसके बाद पेयरिंग दाहिने साइड से करते हैं, बाएं साइड से। दशमलव के बाद में इधर से पेयरिंग होती है, तो हम 2 5 उतार लेते हैं। अब 5 बार टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 चौक 20, 2 22 के 2 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया और 12.5 आ गया। तो ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन हो जाएगा, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये 36 पाई के बराबर दिया है, तो यहाँ 36 पाई लिखेंगे। पाई से पाई कट जाएगा, 4 9 36, तो यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू 9 आया, इसलिए आर बराबर √9 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। आर ये 3 सेंटीमीटर आ गया। अब गोले का आयतन, तो गोले का जो आयतन है, आयतन इसको हम वी कहते हैं, वॉल्यूम, ये बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब 3 × 3 × 3, एक 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 9 चौक 36 पाई। चूँकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम में या तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसी यही क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16। सॉल्यूशन, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए बेलन के आयतन का दुगुना, तो बेलन के आयतन का दुगुना हो जाएगा, यहाँ देखिए, बेलन के आयतन का दुगुना। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। अब इसका दुगुना कर दीजिए, तो 2 से गुणा कर दिया। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और बेलन की त्रिज्या वो हमने आर यहाँ मान लिया है, तो यहाँ 2 पाई आर, इस एच को एक के साथ रखिए और एक आर को अलग कर दिए, यहाँ पर आर कर दिया। तो ये 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ है, ये है वक्र पृष्ठ, और ये आर जो है त्रिज्या है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बेलन का आयतन का दुगना होता है वो उसके वक्र पृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आंकड़ों 3 8 5 9 15 7 6 12 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर हमको माध्यिका निकालनी है यानी मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में पहले 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद में 5 लिखेंगे, 3 5, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, उसके बाद फिर 12 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे।
तो इस तरह से ये आरोही क्रम हो गया। अब जब हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं तो बिल्कुल जो मिडिल में पड़ता है, बीच में जो होता है वही माध्यिका होती है। तो बीच में अगर एक अकेला है कोई क्वांटिटी तो वही माध्यिका हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बीच में दो पड़ रहे हैं, 3 इधर छोड़ गया 3 इधर छोड़ गया, बीच में 2 पड़ रहे हैं, तो इसलिए जो माध्यिका होगी इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। मीन्स बीच में अगर कोई एक आंकड़ा पड़ता है तो वही माध्यिका हो जाती है, वही आंसर हो जाता है, लेकिन जब 2 पड़ते हैं तो हम इसको जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो ये 8 7 15/2 काट दीजिए, 2 7 14 15 2 5 10, तो ये 7.5 हो गई इसकी माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 2 खिलाड़ी प्रीति तथा ममता बैडमिंटन का एक मैच खेलती हैं। प्रीति द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 3/10 है, तो ममता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका सलूशन हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम प्रीति को P से डिनोट करें तो रहने दीजिए, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीति, यानी प्रीति के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीति, प्रीति के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 3/10 है। तो हमको ममता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता निकालनी है, तो हमको P निकालनी है, P ममता, यानी ममता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता निकालनी है। तो ये हमको मालूम है, ये सूत्र होता है कि PE प्लस PE डैश इज इक्वल टू 1, यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता और प्लस किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ जो होता है वो 1 होता है। तो अगर हमको ना वाला निकालना है तो हम एक में से घटा देते हैं। तो प्रीति के जीतने की प्रायिकता 3/10 है, तो प्रीति के हारने की प्रायिकता हो जाएगी, एक में से इसको घटा देंगे तो वही हो जाएगा ममता के जीतने की प्रायिकता। इसलिए P ममता के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस ये चीज़ 3/10। तो ये हो जाएगा 10, यहाँ आएगा 10 में से 3 जाएगा 7/10, यही आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19, प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1 2 3 4 5 6 एंड 35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणक है। तो यहाँ पर 1 से 35 तक की संख्याएं हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कुल परिणाम, यहाँ पर कुल परिणाम 35 है, क्योंकि 1 से लेकर 35 तक की लगातार संख्याएं हैं। और फिर हम देखते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यहाँ हो जाएगा 7 का गुणक, 7 का गुणक। तो 7 का गुणक जो है अनुकूल परिणाम हो जाएगा 7 का गुणक, हमको निकालना ये हमारे लिए अनुकूल परिणाम है 7 का गुणक। तो ये 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 7 चौक 28 और 7 बचे 35। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अनुकूल परिणाम जो है यहाँ पर 5 है, तो इसलिए प्रायिकता हो जाएगी, इसलिए प्रायिकता अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी 5 बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 5/35। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 1/7, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस 2 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। बोर्ड एग्जाम में ये 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैथ्स एम रोसिया देखते रहिए इस तरह के क्वेश्चंस और वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।